हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट सर्किट्स के बारे में, जिस सर्किट की हेल्प से आप पहुंचोगे एलसीआर सर्किट तक। लेकिन एलसीआर सर्किट हम लोग इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें एक बार जुड़ा होगा प्योर रेजिस्टेंस, एक बार प्योर कैपेसिटर और एक बार जुड़ा होगा प्योर इंडक्टेंस। ठीक है ना। तीनों कंडीशन में क्या क्या नई नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं भाई, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्योर रेजिस्टेंस अगर जुड़ा होता है किसी सर्किट में तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर सर्किट में आप क्या जोड़ दो, एक कैपेसिटर जोड़ दो, तब उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या देखने के लिए मिलता है। फिर देखेंगे आप एक कॉइल जोड़ दो, या इसको बोलते हो इंडक्टर। अगर इंडक्टर जोड़ दो तब हमारे पास क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, वो सब हम जानते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। जब हमारे पास रेजिस्टेंस जुड़ा होता है किसी भी सर्किट में, तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। मतलब जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ जाता है ना। ऐसा नहीं कि पहले वोल्टेज बढ़ रहा है फिर करंट धीरे 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 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा करंट तुरंत बढ़ जाएगा, जैसे ही वोल्टेज कम होगा करंट तुरंत ही कम हो जाएगा। ठीक है ना। कब? जब सर्किट में कौन जुड़ा होता है? रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि यहां पर आपको फेज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां आपको फेज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। फेज डिफरेंस एक फिजिकल वर्ड है, फिजिकल वर्ड है। ठीक है ना। जिसको आप समझने के लिए बस इतना याद रखो कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो फेज डिफरेंस कुछ नहीं, वहां पर जीरो का रहेगा। अगर मान लो पहले कोई बढ़ रहा है, मान लो पहले वोल्टेज बढ़ गया, करंट आराम से बढ़ रहा है, तो उसको कह देंगे फेज डिफरेंस वहां पे है। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि वोल्टेज कम हो जाता है, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है तब करंट आराम से धीरे 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 कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। कहने का मतलब अगर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं, तो फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर मान लो एक बढ़ रहा है दूसरा बाद में बढ़ रहा है, तो वहां पर फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर आपको पता होगा, प्लेट्स होते हैं ना, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, फिर प्लस माइनस वहां क्रिएट होता है ना। और तब वहां पर वोल्टेज जनरेट होता है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या जनरेट होता है भाई? वोल्टेज जनरेट होता है। तो ध्यान से देखो, प्लेटों के पास पहले कौन गया? इलेक्ट्रिक करंट। कौन गया? इलेक्ट्रिक करंट। और तब जाके वहां क्या जनरेट होता है? क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल, यानी कि V जनरेट होता है। तो याद रखिएगा, वोल्टेज जनरेट होता है। यानी कि इस वाली कंडीशन में I पहले जाएगा, करंट पहले जाएगा और वोल्टेज इसके बाद जनरेट होगा। कोई दिक्कत है क्या? यानी इस कंडीशन में आपको फेज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कौन आगे है यहाँ पे? कौन आगे है? तो आप क्या कह दोगे? सर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आगे है ना। करंट आगे है और वोल्टेज क्या है? पीछे है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाली कंडीशन में अगर ध्यान से हम लोग देखा जाए, नेक्स्ट कंडीशन में, तो यहां पर जुड़ा हुआ है कॉइल। क्या जुड़ा हुआ है? कॉइल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और लेंज भाई साहब ने क्या कहा था? लेंज लॉ आपने अगर पढ़ा होगा तो क्या कहते हैं उन्होंने कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होता है ना, ये इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है। क्या करता है भाई? अपोज करता है, विरोध करता है, विरोध करता है उन सभी कारणों का जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? उन मतलब जैसे जैसे अगर ये इंड्यूस्ड करंट आई है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है ना, तो ये उन सभी के डायरेक्शन का विरोध करेगा जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड हुआ, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को रोका जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को जाने में दिक्कतें होंगी, है ना, उसको रोका जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में याद रखिएगा कि कॉइल से पास होने के लिए करंट को थोड़ी दिक्कत होगी, यानी करंट बाद में आएगा और वोल्टेज पहले जनरेट हो जाता है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। ठीक है ना। ये सब बातें हम लोग बीच में भी करेंगे इसके लेक्चर के। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग सबके लिए डेरिवेशंस। चलो, बात करें अगर हम लोग रेजिस्टेंस के लिए, किसके लिए भाई? रेजिस्टेंस के लिए। तो हमने पहले लैंग्वेज लिख देना है आपको कि लेट अ रेजिस्टेंस, इस प्रकार से, लेट अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी वोल्टेज सोर्स, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, I क्यों लिखते हैं हम? I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लिखेंगे V को V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज हम लोग हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार मैंने आपको दिखा दिया, आगे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये बताओ, अगर आपने केवीएल पढ़ा होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं कि भाई वोल्टेज का कभी नुकसान नहीं होगा, है ना। मतलब क्या कि जितना आप इनपुट दोगे आउटपुट में भी उतना वोल्टेज आपको चाहिए ही चाहिए। वोल्टेज ना तो कम ना ही ज्यादा। जितना आप वोल्टेज दे रहे हो उतना वोल्टेज आउटपुट के रूप में भी आपको चाहिए होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि भैया जो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज जनरेट होगा ना, ये टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? जो सोर्स है ना, इसके बराबर, है ना। मान लो यहां पर जो एसी वोल्टेज सोर्स है, जहां से आगे मान लो 240 वोल्ट का करंट निकल रहा है, तो यहां पर जो वोल्टेज जनरेट होना चाहिए वो भी 240 का होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो, तो वी आर किसके बराबर हो जाएगा? वी के, यानी वी आर कह सकते हो किसके बराबर? वी नॉट साइन ओमेगा टी के, है ना। और ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर।
V इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई आर, रख दो वैल्यू, तो यहां हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आई आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं आर को यहां इसके नीचे भगा दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। और ओम के नियम फिर अगर आपने पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू होता है आई आर, तो यहां से अगर आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v बाई आर। और यहां आपको क्या दिख रहा है, v बाई आर, क्या दिख रहा है भाई आपको, v बाई आर, और यहां भी v बाई आर, v बाई आर जो क्या पुट कर सकते हो, i पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन v नॉट है, v नॉट होते ही यहां क्या कर देना है आपको, i इक्वल्स टू आई नोट हो जाएगा, आई की जगह आई नोट कर देना है आपको, है ना। यहां पर आई नोट किया है तो याद रखिएगा, आई नोट पीक वैल्यू है किसका, करंट का, कौन सी करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। कोई दिक्कत है क्या, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये क्या आपके सामने आया, आई आ गया, क्या आ गया भाई, आई आ गया। और ये क्या हमारे पास, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। कुछ करना नहीं, बस यही आपको दिखाना होता है कि देखो वी आर जो है वी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, और वी की जगह वी नोट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वैल्यू पुटिंग करो, बस आपको ये आंसर निकाल देना। इसका मेन पर्पस क्या है समझाने का, इस सर्किट का, इस सर्किट का मेन पर्पस समझाने के लिए ये है कि भैया देखो वोल्ट, जब भी आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे किस सर्किट में, जैसे एसी वोल्टेज सोर्स जुड़ा होगा, तो उस कंडीशन में जैसे ही वी बढ़ेगा आर भी बढ़ जाएगा, सॉरी आर कह रहा हूं, आई भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई भी बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये डायग्राम भी सेम वही चीज दिखाता है कि देखो भाई अगर जीरो से शुरू हो रहा है वोल्टेज, तो जीरो से शुरू होगा इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, जो डॉट डॉट में बना है ये आपका करंट है, और जो आपका बिना डॉट का है वो आपके पास वोल्टेज है, ठीक है ना। तो दोनों सेम फेज डिफरेंस में जा रहे हैं, जैसे ये जा रहा है वैसे ही करंट भी जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में देखो क्या हो रहा है, अगर ओमेगा टी का एंगल बनाते हुए अगर वी निकल रहा है तो आई भी सेम डायरेक्शन में निकल रहा है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब अगर वी जो है ओमेगा टी का एंगल बनाएगा तो आई भी ओमेगा टी का एंगल ही बनाएगा, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब ध्यान से देखो, अब की बार हमारे पास सर्किट में कौन जुड़ा है, एक जुड़ा है कैपेसिटर। कैपेसिटर Q इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, CV। Q इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आपने, C इंटू V, पढ़े हो ना। अच्छा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, पढ़े हो क्या, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े होगे। चलो यहां से I इक्वल्स टू अगर मैं लिख दूं D, और Q की जगह रख दूं CV और डिवाइड बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है, C कांस्टेंट है और V की जगह वैल्यू पुट कर दो, C d बाई dt, और V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, C V नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू द टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, वेरी गुड शाबाश। क्या होता है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, इधर कर दे रहा हूं मैं, है ना। क्या हो जाएगा ध्यान से देखो यहां से, I इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और खुद ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां से हमारे पास आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जरा आंसर, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा, और यहां कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और आपको पता है ना कि हमें साइन चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या चीज, कॉस है। तो कॉस को साइन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हो, या साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हो, दोनों अप्लाई करो, दोनों में आपको कॉस थीटा मिल सकता है। तो अब कंडीशन ये है कि आपको सोचना ये है कि क्या प्लस थीटा करना सही रहेगा या माइनस थीटा सही रहेगा। तो आपको पता है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो आगे होता है, इलेक्ट्रिक करंट आगे, पहले करंट जाता है प्लेटों के पास, उसके बाद वोल्टेज क्रिएट होता है वहां पे। तो क्या कह दोगे कि आई पहले पहुंच रहा है, वी बाद में पहुंच रहा है, तो यानी आई यहां पर आगे है, आई आगे है, और आगे किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और पीछे करने के लिए माइनस कर देते हैं, वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग 90 प्लस थीटा करेंगे, क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे। तो यहां पर बस क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा, और यहां कॉस ओमेगा टी लिख देना आप साइन 90 प्लस थीटा की जगह ओमेगा टी, ठीक है ना। अगर आप 90 लिख दो ठीक है, और अगर पाई बाई 2 लिख दो तो बहुत बढ़िया है, सी वी नॉट ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, या लिख दे रहा हूं मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे आप कर सकते हो। ध्यान से देखो और बताओ क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई क्या, ये क्या आपके सामने आया, इलेक्ट्रिक करंट, और आपको पता है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना।
आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपैरिजन करो तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट की जगह हमारे पास क्या दे दिया है, दिस इंप्लाइज दैट आई नॉट की जगह हमारे पास क्या है भाई, सी वी नॉट ओमेगा, है ना। हमने क्या कंपैरिजन से निकाल लिया कि आई नॉट की जगह सी वी नॉट ओमेगा, वेरी गुड। अगर हम लोग यहां से आई को नीचे ले जाएं और ओमेगा सी को इधर लेकर आए तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 1/ओमेगा सी और इक्वल्स टू आई नोट नीचे आके हो जाएगा वी नोट अपॉन आई नोट, ठीक है ना। आपको पता है वी बाई आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आर, लेकिन यहां रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं है, यहां जुड़ा है कैपेसिटर। तो याद रखिएगा कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्स सी। क्या बोलते हैं, एक्स सी। क्या बोलते हैं, एक्स सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/ओमेगा सी, ठीक है। देखो मेन आपका यहां तक है, मेन यहां तक है। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ उसमें पॉइंट्स आपको देने वाला है यहां से, इसलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ओमेगा बराबर क्या होता है, इसको पहले लिख लेता हूं, मैं बता दे, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, 2π/t, या इसको लिख दो 2π इंटू 1/t, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी 2πf। कोई दिक्कत नहीं है ना। जब वैल्यू यहां पुट कर दो तो एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा की जगह रख दो 2πf, और यहां ऑलरेडी रखा हुआ है सी। तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि सर देखो यहां एच सी लिखा हुआ है, लिखा है क्या, और यहां एफ नीचे की ओर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, यानी दोनों के दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर देखो ध्यान से तो एक्स सी जो है ना, ये 1/f के क्या कहते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एफ के यानी फ्रीक्वेंसी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दूं, फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दूं, एक्स सी कितना हो जाएगा, 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट, यानी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जीरो कहां होती है, डीसी करंट में, किसमें, डायरेक्ट करंट में। कहां पे, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, जीरो होती है। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी सर्किट में कौन जुड़ा हो, जब भी सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा होगा तो ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ब्लॉक करेगा। क्या करेगा भाई, ब्लॉक करेगा। अरे ब्लॉक की स्पेलिंग क्या होती है भाई, ब्लॉक करेगा, रेजिस्ट करेगा, छोड़ो यार, रेजिस्ट करेगा, है ना, अपोज करेगा, रोकेगा, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, किसको, डीसी करंट को, किसको, डीसी करंट को। तो याद रखिएगा जब भी सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा होगा वो डीसी को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट आपने देखा कि डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, और जीरो रखते ही जो एक्ससी जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के लिए इनफाइनाइट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इतना ज्यादा हो जा रहा है कि इनफाइनाइट तक चला जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डायरेक्ट करंट को रोकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं फिर से एक बार। ये हमारे पास था सर्किट जहां पर जुड़ा हुआ था कैपेसिटर, ये और ये एसी करंट को तो भाई फ्लो होने देता है, लेकिन डीसी से दुश्मनी इसकी, डीसी को फ्लो नहीं होने देता। रीजन मैंने आपको आगे बता दिया है, सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। इस वाले कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट आगे है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, प्लेट है तो पहले चार्ज जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट यहां से पहले जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इस प्लेटों के बीच में वोल्टेज जनरेट होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ करंट आगे है तो मैंने आगे करंट बनाया, ये क्या है, ये करंट है जो कि आगे चल रहा है, ठीक है ना। और वोल्टेज पीछे है, अभी जीरो से शुरू हो रहा है ना। जब करंट यहां पहुंच गया था तो उस टाइम वोल्टेज कितना था, जीरो था, ठीक है ना। तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो वहां पे मैंने लिखा हुआ देखो, ये वोल्टेज ओमेगा टी है, लेकिन करंट इससे आगे निकल गया है, और कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री आगे निकल गया है, π/2 आगे निकल गया है। कैसे पता चला π/2, यहां से पता चला π/2, देखो यहां से पता चला π/2, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो अब आते हैं हम लोग यहां पर लास्ट एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट में। इस सर्किट में क्या हो रहा है, एक इंडक्टर जोड़ा गया है, एक इंडक्टर मतलब एक कॉइल जोड़ी गई है, और कॉइल में पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है वहां पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, हमेशा अपोज होता है, हमेशा उसका हमेशा विरोध करता है, जिसके वजह से वो प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, इसका मतलब वोल्टेज आगे है और करंट पीछे रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, आगे होगा, और करंट पीछे होगा। फिर से केवीएल का रूल लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। किरचॉफ वोल्टेज लो क्या कहता है कि देखो वोल्टेज की हानि नहीं होगी, यहां जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है और यहां जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब जो VL है वो V के बराबर होना चाहिए, VL यानी LdI/dt, चैप्टर नंबर 6 अगर आपको याद होगा तो,
है ना, ये चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में था एल डी आई बाई डी टी, किसके लिए भाई, जब इंडक्टर जुड़ा हो उसके लिए। अच्छा, v की जगह v नॉट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से मैं डी आई बाई डी टी निकाल दूं तो डी आई बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन में हो जाएगा, जब यहां बचेगा वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है। टी को इधर भगाओ तो डी आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी, और यहां आके हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हमारे पास डी है, मतलब कि एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट है। पूरा निकालने के लिए आप हर बार तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो। क्या करते हो भाई, इंटीग्रेशन कर देते हो, कर दो इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। तो यहां से बन गया आई वी नॉट अपॉन एल तो है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू द डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में एल, इंटीग्रेशन करना किसका, साइन ओमेगा टी का, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और मैंने बताया आपको जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसके साथ जो भी हो कहां जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, माइनस, और यहां हो जाएगा वी नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी, और यहां पर लिखा हुआ है ओमेगा, नीचे वाला ओमेगा हमने यहां लिख दिया है। ठीक है ना, फिर से अगर देखोगे आप तो यहाँ पर कॉस दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, कॉस थीटा दिखेगा। लेकिन आपको पता है कि आई इक्वल्स टू जब भी निकाला जाता है तो आई का हमेशा फंक्शन साइन में होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो हमें इसको साइन बनाना पड़ेगा। फिर से वही काम, आपके पास दो तरीके हैं, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, कौन सा अप्लाई करोगे। तो ध्यान से देखो, इस बार करंट पीछे है, इस वाले कंडीशन में क्या है भाई, करंट पीछे है, इस वाले कंडीशन में करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। तो जब करंट पीछे है इसका मतलब है माइनस का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है क्या, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, आई इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, आई इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहां क्या हो जाएगा, कॉस की जगह साइन, और 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी। हमने कॉस को चेंज किया किसमें, साइन में, 90 माइनस थीटा के साथ। क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि यहां करंट पीछे है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी पॉजिटिव और पाई बाई 2 नेगेटिव, पाई बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये करंट का टोटल फॉर्मूला आता है किसके लिए, जब इंडक्टर जुड़ा हो। तो आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ध्यान से एक चीज अगर नोटिस करो आप, क्या कि जब कंडक्टर जुड़ा था हमारे पास तो उस वाले कंडीशन में प्लस पाई बाई 2 आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, प्लस पाई बाई 2 आ रहा था, मतलब पाई बाई 2 उसमें आगे था। लेकिन इस वाले कंडीशन में देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब करंट इस बार पीछे हो जा रहा है। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर आप कंपेरिजन कर दो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन तो ये संभाल लेगा, आई नोट की जगह इनको संभालना पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू, सॉरी, आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल। ठीक है ना, ओमेगा इधर जाएगा तो ओमेगा एल इक्वल्स टू वी नोट अपॉन आई नोट। फिर से वही काम, v बाई आई क्या होता है, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहां तो रेजिस्टेंस है नहीं, यहां इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, तो उसके लिए हम लोग एक्स एल का यूज करते हैं। कंडक्टर होगा तो एक्स सी और इंडक्टर होगा तो एक्स एल, याद रखिएगा। तो एक्स एल इक्वल्स टू वी नोट अपॉन आई नोट। हमने वी नोट अपॉन आई नोट क्या माना भाई, एक्स एल माना है, रेजिस्टेंस माना है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास यहाँ से एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ठीक है क्या, ठीक है क्या। इस बार देखो एक्स एल किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर है। ठीक, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और एक्स एल अगर बराबर है ओमेगा एल के और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एक्स एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। इस वाले में देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके किसके किसके, इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसके, कैपेसिटर में इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप ग्राफ देख लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप भी। इसमें देखो, इसमें करंट पीछे है, देखो करंट को मैंने नीचे दिखाया हुआ, करंट क्या है, पीछे है। वोल्टेज अगर जीरो था तो करंट तो माइनस में चल रहा था ठीक है ना, मतलब करंट पीछे चल रहा था। तो जैसे ही वोल्टेज यहां से बढ़ रहा है तो करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ करंट पीछे है। फ्रेजर डायग्राम में मैंने क्या बनाया है भाई, ओमेगा टी यानी यहाँ पे है, हमने इसको पीछे बनाया है। पाई बाई 2 पीछे घूम के आता है और यहाँ पर क्या होता है, ये पीछे हो जाता है। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास 3 सर्किट थे, तीनों सर्किट का आपने ध्यान से देखा होगा। स्क्रीनशॉट इसका तो ले लो भाई, इसका भी अब तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, और अभी इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, ठीक है क्या, ठीक है क्या। यानी आपने इन तीनों सर्किट के बारे में देख लिया कि जब प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए सिंपल आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई फेज डिफरेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। ठीक है ना, यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं, ओमेगा टी तो ओमेगा टी है। लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2
और इंडक्टर में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है क्या? ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपको तीनों सर्किट के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं एलसीआर सर्किट के जो छोटे छोटे दो पार्ट्स हैं, है ना, जिसमें केवल दो जुड़े होंगे, या रेजिस्टेंस कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कोई भी दो इसमें जुड़ा होगा। फिर देखेंगे हम लोग एलसीआर सर्किट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।